गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रभात कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट, कोशी कॉलेज खगड़िया, पुनः आप सभी का आज के अपने इस ई लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। आज का मेरा यह लेक्चर पुनः एमए सेमेस्टर 2 एवं बीए पार्ट 1 ऑनर्स के स्टूडेंट्स को समर्पित है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो या यूँ कहें अपने ई क्लास के माध्यम से जाना था कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत पेरिस शांति सम्मेलन कब और क्यों आयोजित की गई थी और उसके क्या क्या प्रावधान थे। आज हम लोग उससे आगे की कड़ी जो है राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस, उस राष्ट्र संघ की स्थापना जो कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है की चर्चा करेंगे। राष्ट्र संघ मुंगेर यूनिवर्सिटी के एमए सेमेस्टर 2 के सिलेबस के अंतर्गत छठे पेपर में पढ़ना है। छठा पेपर जो कि है हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन 1919 टू 2000। इसके अलावा बीए पार्ट 1 ऑनर्स के सिलेबस में भी राष्ट्रसंघ को पढ़ना है। तो इस तरह से राष्ट्रसंघ एमए सेमेस्टर 2 के साथ साथ बीए पार्ट 1 ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रसंघ से संबंधित दो या तीन प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला हो सकता है राष्ट्रसंघ की भूमिका, गठन और कार्यों की चर्चा करें। दूसरा, राष्ट्रसंघ की सफलता एवं असफलताओं पर प्रकाश डालें। और तीसरा, राष्ट्रसंघ की असफलताओं के कारणों पर प्रकाश डालें। अब राष्ट्रसंघ को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ मैं सभी स्टूडेंट्स के सामने एक सिंपल कन्फ्यूजन पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। सभी स्टूडेंट्स को एक छोटा सा कन्फ्यूजन होता है कि राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ, कभी कभी स्टूडेंट दोनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि इसमें हल्का सा अंतर है और इस पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशन जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद गठित हुई थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित हुई थी। बस यही एक सिंपल तरीका है याद रखने का, जिससे आपको राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्य कन्फ्यूजन नहीं होगा। राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशंस या यूँ कह लें राष्ट्रों का संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति या अंतर्राष्ट्रीय शांति के उद्देश्य से की गई थी। यह यानी कि राष्ट्रसंघ विश्व के राष्ट्रों का पहला ऐसा औपचारिक मंच था जिसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच जो विवाद हुआ करता था, उन राष्ट्रों के बीच के विवाद को सुलझाया जाना था। साथ ही साथ युद्ध के कारणों को मिलकर विश्व शांति के लिए प्रयास करना था, यानी युद्ध के कारणों को रोककर एक शांति स्थापित कायम करना था। राष्ट्रसंघ मूलतः अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का सपना था और बहुत अंशों तक इसकी स्थापना का श्रेय वुड्रो विल्सन को दिया जाता है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही वह इसके लिए योजना बनाना शुरू कर दिया था और अंततः वुड्रो विल्सन के प्रयास से ही 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में बनाया गया। अब हम लोग राष्ट्रसंघ की भूमिका अथवा उद्देश्य की संक्षिप्त चर्चा करते हुए
राष्ट्रसंघ द्वारा किए गए कार्य अर्थात उसकी सफलताओं एवं उसकी असफलताओं को बिंदुवार समझते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से समझना महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले हम लोग राष्ट्रसंघ की भूमिका और उद्देश्य को समझते हैं। सही अर्थों में देखा जाए तो राष्ट्रसंघ का निर्माण सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर हुआ था, जिसके तहत सभी सदस्य राष्ट्रों ने अपने साथी सदस्य राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने की शर्त स्वीकार की थी तथा यह वचन दिया था कि किसी एक राष्ट्र पर आक्रमण को सभी राष्ट्रों पर आक्रमण माना जाएगा, यानी एक दूसरे के खिलाफ आक्रमण नहीं करने की नीति का इसमें वचन दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को छेड़ने से रोकने के लिए राष्ट्रसंघ में कई तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, जैसे कि पंच निर्णय, परस्पर विचार विमर्श, काउंसिल का हस्तक्षेप इत्यादि। इन व्यवस्थाओं द्वारा राष्ट्रसंघ युद्धों को छेड़ने से रोकता था। क्योंकि इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध की जिस तरह से युद्ध लड़ी गई, उसके जो परिणाम हुए, ऐसे युद्ध दोबारा ना हो, राष्ट्रसंघ इसका प्रयास करता था। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई राष्ट्र इन व्यवस्थाओं के प्रयासों की अवहेलना करके युद्ध अगर छेड़ भी देता था, तो राष्ट्रसंघ उस आक्रमण करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई करने का उसे राष्ट्रसंघ की यह कार्रवाई 3 प्रकार की होती थी। पहला कूटनीतिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा सैनिक। आइए अब इन तीनों प्रकार की कार्रवाइयों को सिंपल ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रसंघ सबसे पहले अपने सदस्यों को आक्रमण करने वाले राष्ट्र से समान गतिविधियां तोड़ लेने की सिफारिश करता था, यानी शुरुआती चरण में एक सामान्य तरीका अपनाया जाता था। तो यह राष्ट्रसंघ की कूटनीतिक कार्रवाई का उदाहरण हो गया। यदि कूटनीतिक कार्रवाई का भी कोई असर अगर आक्रमण करने वाले राष्ट्र पर नहीं पड़ता था, तो राष्ट्रसंघ उस राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता था। और अंत में यदि दोनों कार्रवाई असफल होने के बाद राष्ट्रसंघ आक्रमण करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई कर सकता था, और इसके लिए सदस्य राष्ट्र ही उसे सैनिक प्रोवाइड करवाते थे या प्रदान करते थे। इन सभी कार्रवाइयों अर्थात कूटनीतिक, आर्थिक और सैनिक कार्रवाइयों के अतिरिक्त राष्ट्रसंघ के नियम के अंतर्गत युद्ध के निवारण यानी युद्ध को टालने के लिए हथियारों के जमावारे की संख्या को घटाने की भी बात की जाती थी, यानी जिनके पास अस्त्र शस्त्र थे उसकी संख्या को घटाने की बात की गई थी ताकि युद्ध को टाला जा सके। हालांकि इस दिशा में राष्ट्रसंघ के द्वारा कई कदम भी उठाए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश राष्ट्रसंघ को सफलता नहीं मिलती। अब हम लोग राष्ट्रसंघ द्वारा किए गए कार्य अर्थात शांति संस्थापक के रूप में राष्ट्रसंघ की सफलता को बिंदुवार ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रसंघ ने अपने शुरुआती चरण में हालांकि कई विवादों का हल किया था। आइए उनमें से कुछ प्रमुख विवादों जिनका कि हल किया गया था उसके नाम जानते हैं। इसमें पहला नाम आता है अल्बानिया विवाद, दूसरा नाम आता है ऑलैंड विवाद, तीसरा नाम आता है फ्रांस और ब्रिटेन का विवाद, चौथा है लोटेशिया का मामला, पाँचवा है सार घाटी का मामला। हालांकि अन्य कई विवाद हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 4 या 5 विवादों का ही जिक्र किया है यहाँ पर, जिसका कि राष्ट्रसंघ के द्वारा हल किया जा चुका है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते समय वर्ल्ड मैप को अवश्य सामने रखें ताकि संबंधित देशों की वर्तमान अवस्थिति ज़्यादा स्पष्ट हो सके आप लोगों के समक्ष, और आपको उसकी अवस्थिति, उसका क्षेत्रफल, उसके पड़ोसी राष्ट्र के बारे में ज़्यादा जानकारी
हो सके। तो अब आते हैं इसमें से हम लोग पहला अल्बानिया विवाद का हल। इस विवाद की कहानी यह है कि यूनान और युगोस्लाविया के पश्चिम में स्थित अल्बानिया एक छोटा सा देश था जिसे यूनान और युगोस्लाविया दोनों आपस में बांट लेना चाहते थे, जबकि राष्ट्रसंघ के द्वारा अल्बानिया को स्वतंत्र घोषित किया जा चुका था। इस क्षेत्र में जब युगोस्लाविया ने कब्जा करने की कोशिश की, यानी कब्जा करने के दृष्टिकोण से वहाँ अपनी सेनाएं भेजी, तो अल्बानिया ने राष्ट्रसंघ से सुरक्षा मांगी। अल्बानिया के अपील पर राष्ट्रसंघ ने इस मामले को सुलझाया और उसे इस विवाद को हल करने में सफलता मिली। एक बात और मैं जो आपको बताना चाहूँगा, अभी जो जिक्र आया युगोस्लाविया, अगर वर्तमान मैप में इस कंट्री को आप खोजेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। यह नाम पूर्व का नाम है। वर्तमान में इस देश का नाम है सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो, यानी मैप में जहाँ भी आपको अगर आप ढूंढेंगे यूनान के नज़दीक मैप में, तो यह आपको सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो के नाम से मिलेगा, न कि युगोस्लाविया के नाम से। इसलिए मेरा ये सुझाव रहता है स्टूडेंट्स को कि जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें मैप को सामने रखें, इससे वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने में ज़्यादा आसानियाँ होती हैं। अब दूसरा विवाद जिसको कि राष्ट्रसंघ ने सुलझाया था वह है ऑलैंड का विवाद। ऑलैंड द्वीप समूह दरअसल वो बाल्टिक सागर में स्थित था। इस द्वीप पर दो देश स्वीडन और फिनलैंड दोनों अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इसी कारण से यह विवाद का कारण बना। राष्ट्रसंघ ने पुनः इस मामले में हस्तक्षेप किया और ऑलैंड द्वीप समूह पर फिनलैंड के आधिपत्य की घोषणा की। साथ ही साथ वहाँ निवास करने वाली जो स्वीडिश जनता थी उसके अधिकारों एवं उसके सुरक्षा की गारंटी दी। राष्ट्रसंघ की व्यवस्था को दोनों देशों ने स्वीकार किया और इस तरह से यह ऑलैंड का भी मामला हल हो गया। तीसरा है फ्रांस और ब्रिटेन का विवाद। इस विवाद की कहानी यह है कि मोरक्को और ट्यूनीशिया, जो कि वर्तमान मैप में आप देखेंगे तो यह अफ्रीकी महादेश का दो अलग अलग देश है। तो इस मोरक्को और ट्यूनीशिया पर आधिपत्य को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन में आपस में झगड़ा हो गया था, जिसे राष्ट्रसंघ के माध्यम से सुलझा लिया गया। चौथा है लोटेशिया का मामला। इस विवाद की कहानी यह है कि पेरू और कोलंबिया, जो कि दक्षिण अमेरिकी महादेश में अवस्थित देश है, इन दोनों के बीच लोटेशिया के प्रश्न पर विवाद छिड़ गया था। पेरू ने लोटेशिया पर अधिकार कर लिया था। कोलंबिया ने इस बात की शिकायत राष्ट्रसंघ से की। फलस्वरूप पेरू को लोटेशिया का क्षेत्र कोलंबिया को लौटाना पड़ा था। पांचवा है सार घाटी का मामला। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से जाना था कि वर्साय की संधि के माध्यम से मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के महत्वपूर्ण सार प्रदेश को 15 वर्षों के लिए अपने संरक्षण में ले लिया था। इस संबंध में राष्ट्रसंघ की उपलब्धि यह रही कि जैसे ही 15 वर्ष पूरा हुआ, उस 15 वर्षों के पश्चात राष्ट्रसंघ द्वारा वहाँ जनमत संग्रह करवाया गया और उस जनमत संग्रह के बाद जर्मनी के पक्ष में मत को देखा गया और जर्मनी के पक्ष में मत आते ही राष्ट्रसंघ ने उस सार घाटी को पुनः जर्मनी को सौंप दिया। अब हम लोग राष्ट्रसंघ की असफलता अर्थात राष्ट्रसंघ द्वारा किए गए असफल कार्यों को बिंदुवार ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल
राष्ट्र संघ जो बड़े राष्ट्र थे उन राष्ट्रों के मध्य के विवाद को सुलझा पाने में असफल रहा। जैसा कि अभी हम लोग ने समझा कि छोटे छोटे राष्ट्रों के मध्य के विवाद को तो सुलझा लिया था, लेकिन जहाँ बड़े राष्ट्रों के मध्य के विवाद को सुलझाने की बात थी तो राष्ट्र संघ उसमें हमेशा असफल ही दिखाई दिया। इसी चीज़ों को हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। यदि राष्ट्र संघ बड़े देशों के मामले को भी छोटे देशों के मामलों के समान हल करने में अगर सफल हो जाता तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाती। परंतु जब भी किसी बड़े राष्ट्र का मामला उसके सामने आया तो राष्ट्र संघ ने स्वयं को असहाय और निस्सहाय अथवा लाचार पाया। आइए अब कुछ ऐसे प्रमुख विवादों का नाम जानते हैं जिसका समाधान राष्ट्र संघ नहीं कर सका। इसमें पहला नाम आता है विल्ना विवाद, दूसरा है कॉर्फ्यू विवाद, चौथा है चीन और जापान का मामला, उसके बाद इथोपिया विवाद, स्पेनिश गृह युद्ध का मामला, जर्मनी का मामला। अब एक एक कर इन सभी विवादों मामलों को संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। पहला है विल्ना विवाद। विल्ना नगर को लेकर पोलैंड और लिथुआनिया के बीच झगड़ा शुरू हुआ। पोलैंड ने उस नगर को बलपूर्वक लिथुआनिया से छीन लिया। लिथुआनिया ने राष्ट्र संघ से अपील की, लेकिन पोलैंड को फ्रांस और इटली, जो कि उस समय के बहुत बड़े और शक्तिशाली देश थे, जैसी बड़ी शक्तियों से उनको समर्थन मिल रहा था। इस कारण राष्ट्र संघ पोलैंड के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर सका। दूसरा है कॉर्फ्यू विवाद। इस विवाद की कहानी यह है कि यूनान और अल्बानिया के मध्य सीमा संबंधी मसले को हल करने के लिए एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग में कुछ इटालियन अधिकारी भी थे जिसकी यूनानी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। इस पर इटली ने यूनान से क्षतिपूर्ति की मांग की, परंतु यूनान इसके लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि यह मामला राष्ट्र संघ के सुपुर्द कर दिया गया था, परंतु इटली की सरकार ने यूनान के कर्फ्यू नगर पर बमबारी कर दिया और उसे नष्ट कर डाला और यूनान को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार यूनान द्वारा राष्ट्र संघ में अपील किए जाने के बावजूद भी राष्ट्र संघ इटली को दंड देने में असमर्थ रहा, जो कि राष्ट्र संघ की असफलता को दर्शाता है। तीसरा मामला आते हैं चीन और जापान का मामला। इस विवाद की कहानी यह है कि राष्ट्र संघ के एक सदस्य जापान ने एक दूसरे सदस्य चीन पर आक्रमण करके उसका एक प्रदेश जिसका नाम है मंचूरिया, उस पर अपना अधिकार कायम कर लिया। चीन ने इस आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्र संघ में शिकायत की और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत की दुहाई देते हुए जापान के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की मांग की, लेकिन राष्ट्र संघ इस मामले में भी निस्सहाय ही साबित हुआ। चौथा मामला है इथोपिया या एबिसिनिया विवाद। इथोपिया, जिसका कि पुराना नाम एबिसिनिया था, यह अफ्रीकी महादेश का एक स्वतंत्र देश था। इस देश पर इटली का तानाशाह मुसोलिनी ने आक्रमण कर दिया था। चीन की तरह एबिसिनिया भी शिकायत लेकर राष्ट्र संघ पहुंचा और सामूहिक सुरक्षा की दुहाई देते हुए रक्षा की मांग की, लेकिन चूंकि इस बार भी आक्रामक राष्ट्र एक बड़ा राष्ट्र था, एक बड़ी शक्ति थी, राष्ट्र संघ पुनः निस्सहाय साबित हुआ। पांचवा मामला देखते हैं जहां राष्ट्र संघ पुनः असफल हो जाता है, वह है स्पेनिश गृह युद्ध का मामला। दरअसल स्पेन में गणतंत्रवादी सरकार थी, किंतु वहाँ के प्रतिक्रियावादी गुट इससे संतुष्ट नहीं थे। इसलिए वहाँ की प्रतिक्रियावादी गुट ने जनरल
फ्रैंको के नेतृत्व में स्पेन की सरकार का विरोध शुरू कर दिया। फलस्वरूप स्पेन में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। साथ ही साथ हिटलर और मुसोलिनी, जो कि जर्मनी और इटली का तानाशाह था, उसने खुलेआम जनरल फ्रैंको की सहायता की, जिससे जर्मनी और इटली की ही तरह स्पेन में भी तानाशाही शासन व्यवस्था कायम हो गई और गणतंत्रवादी व्यवस्था वहाँ पर समाप्त हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रसंघ स्पेन की गणतंत्र की रक्षा करने में असमर्थ साबित हुआ, जो कि उसकी असफलता को ही दर्शाता है। अगला मामला है जर्मनी का मामला। दरअसल जर्मनी में हिटलर का उदय होते ही उसने अपने शुरुआती चरण से ही यानी शुरू से ही अपनी आक्रामक कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थी। उसने एक एक कर वर्साय की अपमानजनक संधि की शर्तों को तोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन राष्ट्रसंघ उसके अनुचित कार्यों को रोकने में हमेशा असमर्थ रहा। जैसा कि हम लोग पहले वर्साय की संधि में पढ़ चुके हैं कि जर्मनी के साथ जो वर्साय की संधि की गई थी वह कितना अपमानजनक था। जाहिर सी बात थी, हिटलर उस वर्साय की संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने को तत्पर रहता ही, और ये उसी की परिणति यहाँ देखने को मिली, जिसको कि राष्ट्रसंघ रोकने में असफल रहा। इस प्रकार यहाँ तक हम लोगों ने कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझा कि बड़ी शक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रसंघ पूरी तरह असफल रहा। अब आगे उन कारणों को समझने का प्रयास करते हैं जिसके तहत राष्ट्रसंघ निस्सहाय साबित हुआ। दरअसल किसी भी संगठन की सफलता उसके सदस्यों यानी उसमें जो शामिल सदस्य होते हैं उसके तौर तरीके, उसके रवैये और विश्वास पर निर्भर करती है। लेकिन राष्ट्रसंघ के प्रमुख सदस्यों ने इसके सिद्धांतों पर विश्वास नहीं किया, जिस कारण से यह असफल रहा। व्यवहारिक अर्थों में देखें तो किसी भी संगठन और संघ की सफलता मुख्य रूप से बड़े राष्ट्रों के सहयोग पर ही निर्भर करती है। लेकिन राष्ट्रसंघ शुरू से ही इस सहयोग से वंचित रहा। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो अमेरिका स्वयं, जो कि इस संघ का सदस्य नहीं था, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के प्रयासों से ही राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रसंघ में शामिल नहीं होने से राष्ट्रसंघ एक दुर्बल संस्था साबित हुई। दूसरी तरफ दूसरा महान राष्ट्र सोवियत संघ, जो कि राष्ट्रसंघ को शुरू से ही शक की निगाह से देखता था। सोवियत संघ को राष्ट्रसंघ की सदस्यता शुरू में नहीं दी गई थी। वह खुद भी इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि वह इसे पूंजीवादी राष्ट्रों का एक संगठन मानता था। लेकिन बाद में जब हिटलर के उत्कर्ष से, यानी जब हिटलर चरम पे था और उसके आक्रामक नीति से जब यूरोपीय शांति पर खतरा पैदा हो गया, तो सोवियत संघ राष्ट्रसंघ में शामिल हो गया। लेकिन उस समय तक राष्ट्रसंघ एक व्यर्थ की संस्था बन चुकी थी, यानी वह कई विवादों के हल कर पाने में असमर्थता जाहिर कर रही थी या असमर्थता। इसी तरह अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से सहयोग की अपेक्षा करना भी व्यर्थ था, क्योंकि राष्ट्रसंघ उस घृणित या यूँ कहने अपमानजनक वर्साय की संधि का ही एक अभिन्न अंग था, जिसको हिटलर हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इटली की फासिस्टवादी शक्ति को विश्व शांति के सिद्धांत यानी विश्व शांति की दिशा में किसी तरह का विश्वास नहीं था। वह इसे बेकार की बात समझता था, उसे सिर्फ युद्ध में विश्वास था।
इस हालत में केवल ब्रिटेन और फ्रांस ही ऐसे बड़े राष्ट्र बच जाते थे जिनके रवैये तौर तरीके पर राष्ट्रसंघ का भविष्य निर्भर करता था। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस अपने साम्राज्यवादी और पूंजीवादी हितों के ही कायल थे और किसी भी आक्रमण के विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहते थे जिससे कि उनके हितों को धक्का लगे। यानी यूँ कह लें तो वो एक तुष्टीकरण की नीति का भी पालन करने लगे थे। ऐसे में यानी कि जब बड़े राष्ट्रों के सहयोग के अभाव में राष्ट्रसंघ को असफल होना ही था। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी संघ और संगठन जिसमें बड़े राष्ट्र काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं और ख़ासकर जो बड़ी आर्थिक शक्ति होती है जिसकी बातों को मानने के लिए छोटे राष्ट्र या और अन्य कोई बड़े राष्ट्र विवश होते हैं, लेकिन राष्ट्रसंघ के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिला। बड़े राष्ट्रों के सामने यानी उसकी समस्याओं के सामने उसके विवादों को सुलझाने में राष्ट्रसंघ इसी कारण से असफल रहा था। इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रसंघ की भूमिका, उसकी सफलता यानी उसके द्वारा किए गए कार्य और उसकी असफलताओं को समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आज का यह लेक्चर भी मुंगेर यूनिवर्सिटी के आप सभी MA सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के साथ साथ BA पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक साबित होगा। धन्यवाद। अगले लेक्चर में पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।